हेलो। हाँ, क्लास लिया। बस ज्वाइन कर रही है वो। ठीक सर, ठीक है। हाँ भाई चिराग। जी सर। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है चिराग? नहीं सर, आ रही है। मेरा एक्चुअली जरा तबीयत खराब है सर। यार मेरा भी तबीयत काफी खराब चल रहा है, 2-3 दिन से देख रहे हो, मेरा गला थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा है। हाँ सर, इधर तो बारिश भी हो रहा है। फीवर हो गया था मुझे कल परसों से। अभी तो मैं दवाई पे ही चल रहा हूँ, मेडिकेशन पे ही चल रहा हूँ सर। कोई नहीं, फिलहाल तो हाँ करने सर, के मेरा भी गला बहुत खराब हो गया है। गला खराब है और फीवर। तुम्हारे को फीवर तो नहीं आया ना? नहीं सर, फीवर नहीं आया, खाली गला खराब है और सर्दी है। संभाल के रहो भाई। कहाँ हो अभी, कोलकाता में? हाँ सर, कोलकाता में। कोलकाता का तो हालत बहुत खराब चल रहा है यार इस समय। हाँ सर। बच के रहो, बाहर तो नहीं जाते हो ना? वैक्सीन लगवाई चिराग? नहीं सर, 14 को है वैक्सीनेशन। वैश्विक तुमने लगवाई वैक्सीन? वैश्विक, शुभांगी, तुमको आवाज आ रही है? यस सर। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? सर भाई की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को भी सर दर्द हो रहा है। क्या हुआ भाई को? सर पक्का कोविड ही है। पक्का है कोविड? वो तो तुमसे छोटा है ना? हाँ सर। तो कहाँ, बाहर स्कूल जा रहा था क्या? नहीं सर। फिर उसे कैसे पकड़ लिया? पता नहीं। कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। बच्चों में ना इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है। कितना छोटा है तुमसे? सर 11 इयर्स का है। 11th में है? सर 11 इयर्स का है। 2-3 साल? अरे डोंट वरी, इतना सोचो मत, ठीक हो जाएगा वो। बच्चों में ना जल्दी से हो जाता है, रिकवर जल्दी हो जाते हैं। अगर मान लो ऐसे कोई प्रॉब्लम भी है ना, तो 2-4 दिनों में ठीक हो जाएगा, 4-5 दिन में सही हो जाएगा। सामना तो वैश्विक, आवाज आ रही है मेरी? अरे वैश्विक, कहाँ खो गया लड़का? यस सर। बहुत सिंपल से लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं। रिजिड बॉडी, इसमें क्या कहते हैं कि ये कोई भी बॉडी जिसपे अगर हम बाहर से फोर्स अप्लाई करें, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, और उसका शेप जैसा है वैसा ही बना रह जाए, मतलब बाहर से फोर्स लगाने के बाद, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद उसका, अगर उसका शेप अनचेंज रह जाता है, तो हम बोलते हैं कि ये बॉडी रिजिड बॉडी है। ठीक है, थोड़ा इसको और इलेबोरेट कर रहा हूं मैं, समझना ध्यान से। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि ये कोई बॉडी जो है वो रिजिड बॉडी है। अगर ये बॉडी रिजिड है तो इसके कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच का जो सेपरेशन होगा, दो पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन होगा ना, वो फिक्स्ड रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पे एक पॉइंट है बी, अगर ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है डी, अगर ये डी फिक्स्ड है, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये बॉडी जो है ना वो रिजिड है। ठीक है ना? रिजिड बॉडी का मतलब यही हो गया कि कोई भी दो मॉलिक्यूल, कोई भी दो पॉइंट अगर हम बॉडी के ऊपर एज्यूम करें, तो उनके बीच का जो सेपरेशन होना चाहिए, दैट शुड बी फिक्स्ड विथ रेस्पेक्ट टू एनी एक्सटर्नल फोर्स। बाहर से जो भी फोर्स लगाओ। अब बात आती है ना कि रिजिड बॉडी एक्चुअल में देखा जाए ना, थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे ना, तो रिजिड बॉडी नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। कहोगे क्यों सर? खुद सोचो ना, यार मान लो पत्थर ही है, देखा जाए तो दो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन गायब हो जाएगा। हमने कहा कि बाहर से फोर्स लगाने पे मतलब इसका सेपरेशन फिक्स होना चाहिए, तो पत्थर भी तो फिक्स ही रहता है। लेकिन जरा सोचो, अगर हथौड़े से मार के तोड़ दे तो ऑब्वियस है क्या होगा, इसका शेप तो बदल जाएगा ना। तो ये जो हमारी डेफिनेशन थी कि हम बाहर से फोर्स लगाएं और उसका शेप अनचेंज रह जाए, ठीक है ना, ये गड़बड़ हो जाएगा ना। समझ आई बात वैसे? लेकिन अगर मान लेते हैं नॉर्मल यस कंडीशन सर। में क्या होता है कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई करें, तो दो पार्टिकल, दो पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है, अगर वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये बॉडी जो है रिजिड है। कहने का मतलब उसका शेप अनचेंज है, तो हम बोलते हैं बॉडी रिजिड है। तो वांगी समझ में आई मेरा?
अंशिका, ये लाइन क्लियर हुई जो मैंने बोला? हाँ सर। तो लिख लो इसमें, इसको लिखना शुरू करो। रिजिड बॉडी के बारे में लिखो, एक आध दो लाइन लिखो। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, external force is applied on the body, but its shape remains unchanged, but its shape remains unchanged, मतलब नहीं बदलता है, then the body is rigid body, body is rigid body, body is rigid body। लिखना, लाइन छोड़ करके लिखना, means, it means लिखना, it means distance between any 2 points, it means distance between any 2 points remains fixed, मतलब वो फिक्स रहता है, वो नहीं बदलता, remains fixed, remains fixed even an external force is applied on the body, मतलब बाहर से फोर्स लगाने के बावजूद भी उनका बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होता। even an external force is applied on the body। अंशिका, समझ में आई ये बात? हाँ सर। हाँ, कोई भी बॉडी, उसका शेप जो है फिक्स रहेगा, या ऐसे समझ लो कि 2 पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन होता है ना, वो फिक्स रहता है, तो हम उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। राइट, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ मोशन। रिजिड बॉडी रोटेशन पढ़ रहा है ना, तो लिखो इसमें टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। तो याद रखना, हमें ना इसमें 3 तरह का मोशन आता है इसके अंदर, मतलब किसी भी बॉडी में 3 टाइप्स के मोशन डिसाइड होते हैं, 3 टाइप्स के मोशन होते हैं ऐसा ही। एक तो होता है तुम्हारा ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा होता है प्योर रोटेशन, और तीसरा होता है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन हम सबसे आखिरी में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ट्रांसलेशन और रोटेशन की बात करते हैं। ठीक है वैश्विक, लिखना इसमें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, 3 टाइप्स ऑफ मोशन, जिसमें फर्स्ट लिखो ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। अब ये है क्या चीज भाई, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रांसलेशनल मोशन क्या है। तो वैश्विक, कुछ आइडिया इसके बारे में, व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन? Sir, motion in a straight line. कह सकते हो, एग्जैक्टली सही नहीं है वैसे, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व पाथ में भी हो सकता है वैश्विक। Yes, sir. चिराग, देखो वैश्विक, इसको ट्रांसलेशनल मोशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम ये कहते हैं ना कि किसी भी मोमेंट पे, ध्यान सुनना वैश्विक, किसी भी मोमेंट पे बॉडी का हर पार्टिकल जो होता है वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। ठीक है, किसी भी मोमेंट पे अगर बॉडी का हर पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो बॉडी है ना, वो ट्रांसलेशनल मोशन। समझ में आया वैश्विक? Yes, sir. हाँ, सेम वेलोसिटी बोल रहा हूं मैं, सेम वेलोसिटी वर्ड का मतलब ये होता है कि उसके अंदर डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि जो मोशन है दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। तुम इसको ऐसे समझो, मार्कर दिखाई दे रहा है, मार्कर सीधा ऐसे जा रहा है ना, तो इसका ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सब सेम स्पीड से जा रहा है, ये एक तरह से क्या हो गया, ट्रांसलेशनल मोशन। समझ आई बात? अगर मैं बोलूं ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, ये भी एक तरह से क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन है, क्योंकि सारे पॉइंट की स्पीड क्या है, वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। यही रूल है कि बॉडी का हर पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, और वही वेलोसिटी होती है जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है। ठीक है वैश्विक? Yes, sir. तो लिखो इसको। सर ऐसा एग्जाम्पल दीजिए ना जिसमें ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो। ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो, हाँ, रोटेशन, पहिया घूम रहा है, पंखा घूम रहा है, तो सब तो एक ही ना, पार्टिकल तो सब एक ही मोशन से घूम रहे हैं ना। हाँ लेकिन सबकी स्पीड अलग अलग होगी ना। अच्छा।
वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तो लिखना है इसमें ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में लिखो। लिखो ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी, ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी, ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी is moving with same linear velocity at any moment of time. Each particle of the body is moving with same linear velocity, same linear velocity at any moment of time, at any moment of time, and that velocity is equal to velocity of center of mass. And that is equal to velocity of center of mass. मतलब सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है वही सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी होती है, सारे पार्टिकल, लेकिन किसी मोमेंट पे, किसी भी टाइम पे। अब वो मोशन लीनियर भी हो सकता है, वो कर्व में भी हो सकता है। ठीक है वैश्विक? यस सर। अब देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बना लो, ये मान लो सपोज करो डिस्क है या स्फीयर मान लो। अगर मैं बोलूँ कि ये ट्रांसलेशनल मोशन में है, तो अगर ये ट्रांसलेशनल मोशन में हुआ तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि ये v वेलोसिटी से ये पॉइंट आगे जा रहा है, सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से जा रहा है, तो याद रखना इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा वो भी v वेलोसिटी से आगे जाएगा, यहाँ वाला जो पॉइंट होगा वो भी v वेलोसिटी से आगे जाएगा, ये नीचे वाला जो पॉइंट होगा वो भी v वेलोसिटी से आगे जाएगा, यहाँ वाला भी v से जाएगा, यहाँ वाला भी v से जाएगा, सारे पार्टिकल जो होंगे वो v वेलोसिटी से मूव कर लेंगे। अंशिका समझ में? सर ये तो सिंगल पार्टिकल का हुआ ना, मतलब सिंगल बॉडी का ना। हाँ तो किसी बॉडी की तो बात हो रही है। हाँ तो हम अभी आपसे पूछे तो आप बोले व्हील का, तो व्हील तो एक मतलब दूसरे बॉडी के दूसरे व्हील के साथ ना कंपेयर करें, एक व्हील में तो सब तो सेम ही वेलोसिटी से घूमेगा। क्यों यहीं पे घूम रहा है तो ये ट्रांसलेशन थोड़ी ना जाएगा? ये नहीं होगा। नहीं क्यों नहीं होगा? अभी हम आते हैं उससे, फिलहाल अभी ये समझ में आया? नहीं, फिर से बताइए। एक बॉल है, उसको ना तुम जैसे धक्का मार दो सीधे ऐसे ना, तो जब तक वो घूमता नहीं है ना, सीधा जाता है ना, तब तक ट्रांसलेशन है, थोड़ी देर बाद में घूमने लगेगा। ठीक है? हाँ तो जब तक ये सीधा जा रहा है ना, ये ट्रांसलेशन है। ये मार्कर दिख रहा है? हाँ ये मार्कर देखो ऐसे आ रहा है, ये ट्रांसलेशन है। ये मार्कर इधर जा रहा है, ये ट्रांसलेशन है। ये मार्कर इधर जा रहा है, ट्रांसलेशन है। नीचे आ रहा है, ट्रांसलेशन है। ठीक है? ठीक है। ट्रांसलेशन में क्या होगा कि इसका कैप की वेलोसिटी, इसके इस रेड वाले कलर की वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी, सारी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। वेलोसिटी सेम होने का मतलब हो गया अंशिका कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। मतलब समझो, अगर ये मार्कर इधर जा रहा है तो कैप भी उधर जाएगा, ये सारा पार्टिकल भी तो उधर ही जाएगा। ऐसा हाँ। तो नहीं होगा ना कि कैप नीचे जा रहा है और ये उधर जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो फिर वो ट्रांसलेशन नहीं कहा जाएगा। ट्रांसलेशन होने के लिए क्या जरूरी है? बॉडी का हर पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करे और सेम डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है? समझ में आई बात? हाँ सर। सेम वेलोसिटी से मूव करे और सेम डायरेक्शन में मूव करे, तभी हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल मूव। तो चिराग समझ आई ये चीज? नोट कर लिया भाई? हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो, लिखो प्योर रोटेशन। सेकंड लिख लेना प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन में क्या होता है कि इस बॉडी का हर पार्टिकल जो होता है, हर पॉइंट जो होता है, सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है वैसे। ठीक है? इसमें क्या था? सेम लीनियर वेलोसिटी था, इसमें होगा सेम एंगुलर वेलोसिटी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। याद रखना, एक्सिस फिक्स होना चाहिए। जैसे पहिया अगर अपनी जगह पे घूम रहा है तो हम बोलेंगे रोटेशन, लेकिन अगर पहिया घूमते घूमते आगे भी जा रहा है ना, तो सिर्फ रोटेशन नहीं बोलेंगे, उसके अंदर वो दूसरा मोशन हो जाता है। ठीक है वैश्विक? यस सर।
अगर साइकिल जैसे खड़ी कर लो स्टैंड पे और उसके बाद पैडल मारो तो उसका पिछला वाला पहिया घूमता है ना अपनी जगह पे। Yes, sir. हाँ, तो वो जो मोशन हो जाएगा वो प्योर रोटेशन का आ जाएगा। पंखा जो सीलिंग फैन है अपनी जगह पर रोटेट कर रहा है तो एक तरह से क्या है वो प्योर रोटेशन। अंशिका समझ में आई बात? यस सर। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर हम सर ऐसे घुमा रहे हैं ना तो ये भी एक तरह का प्योर रोटेशन है। क्यों? क्योंकि ऐसा हमारा जो एक्सिस है ना वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो प्योर रोटेशन होने के लिए क्या जरूरी है कि जो एक्सिस है वो फिक्स्ड है और बॉडी का हर पार्टिकल जो है सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। तो लिख लेना इसमें, इसके बारे में लिख लो, लिखो ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी, ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी, ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी is moving with same angular velocity, is moving with some same angular velocity at any moment of time, at any moment of time about a fixed axis, axis fixed होना चाहिए, about a fixed axis, about a fixed axis। देखो भाई ध्यान से, जैसे मान लो ये सपोज करो ये बॉडी है, ये प्योर रोटेशन में है, मान लेते हैं इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा से। तो याद करो जो काइनेमेटिक्स चैप्टर था उसमें मैंने बताया भी था कि इसके किसी भी पॉइंट की जो लीनियर वेलोसिटी होती है ना v, वो ऐसे लिखते हैं ओमेगा क्रॉस आर। कुछ याद आया तुम लोगों को? ये पहले बता रखा मैंने, ओमेगा क्रॉस आर मतलब सिंपल समझ लो v इक्वल टू आर ओमेगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहां से बताओ ये पॉइंट किधर मूव करेगा, तो इस पॉइंट का जो स्पीड होगा, लीनियर स्पीड होगा, इधर की ओर होगा आर ओमेगा। अगर मैं तुमसे बोलूं बताओ ये वाला पॉइंट किधर जा रहा है, तो ये नीचे की ओर जा रहा होगा आर ओमेगा से। अगर मैं बोलूं ये नीचे वाला पॉइंट किधर जा रहा है, तो ये पीछे जा रहा होगा आर ओमेगा से। अगर मैं बोलूं कि ये वाला पॉइंट किधर जा रहा है, तो ये ऊपर जा रहा होगा आर ओमेगा से। अगर मैं बोलूं कि यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, ये किधर जा रहा होगा, तो याद ना जो यहाँ पे देखो जो वेलोसिटी होती है ना वो आर के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट है तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो होगी एक्स इंटू ओमेगा और ये एंगल होगा 90 डिग्री। ये सारे एंगल 90 है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ से ये वाई डिस्टेंस पे पॉइंट है, बताओ ये किधर मूव करेगा, ये इधर मूव कर रहा होगा वाई इंटू ओमेगा से। तो ये हो गया तुम्हारा प्योर रोटेशन। वैसे समझ में आई ये बात? Yes, sir. हाँ भाई चिराग, क्लियर हुआ कुछ? हम फिर इनसे क्वेश्चंस करेंगे ना, अभी हम आ गए आगे, अभी तो बस बेसिक्स बता रहा हूँ मैं। चिराग समझ में आया? चिराग की आवाज नहीं आ रही है। अंशिका तुम बताओ समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ, तीसरा होता है रोलिंग मोशन, थर्ड होता है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन कुछ है नहीं, ट्रांसलेशन और रोटेशन को हम जोड़ देते हैं। तो बस लिख लेना इसमें ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, हम इनको जोड़ेंगे तो बन जाएगा रोलिंग मोशन। इसको हम सबसे आखिरी में पढ़ेंगे वैसे, ठीक है? Yes, sir. हाँ, फिलहाल अभी हम इधर की बात करते हैं, काइनेमेटिक्स मतलब इन लोगों की बात करते हैं कि इसमें क्या हो रहा होगा। हम रोलिंग को आखिरी में पढ़ेंगे लास्ट में ले जाके, तो इसको छोड़ देते हैं। फिलहाल ये सब समझ में आया? अब हेडिंग डालो तुम लोग, लिखो टॉर्क। टॉर्क होता क्या चीज है? देखो भाई टॉर्क के बारे में बात करते हैं, ध्यान देना सब लोग। ये मान लो एक कोई रॉड है, टॉर्क
टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। मान लेते हैं सपोज करो हमने यहाँ पे इसको हिंज कर दिया। हिंज मतलब होता है होल करके टांग दिया है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि रॉड जो है ना इधर उधर कहीं जा नहीं सकती, बट अपनी जगह पे घूम जरूर सकते हैं। ठीक है वैश्विक। अब मान लो अगर सपोज करो कि मैंने एक फोर्स ऐसे एफ लगा दिया, जरा बताओ ये रॉड घूमेगी कि नहीं घूमेगी? अंशिका ये घूमेगी कि नहीं? नहीं घूमेगी? घूमेगी। घूमेगी सर। हाँ, किधर की ओर घूमेगी जरा बताओ। सर ऊपर की तरफ। ऊपर की ओर नहीं, इसका डायरेक्शन बताओ ना। ऐसे, ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। अच्छा, घड़ी ऐसे घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये रोटेट करेगी, इट विल रोटेट। ठीक है। अच्छा एक और देखो, सेम चीज है। अगर मैं बोलूं इस रॉड को हमने ऐसे फोर्स लगा दिया, अब बताओ ये घूमेगा? नहीं सर। अब ये रोटेट नहीं करेगा, इट विल नॉट रोटेट। अच्छा एक बात बताओ, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं बोलूं कि ये रॉड है वैसे ही है, सेम टू सेम, और हमने फोर्स ऐसे लगा दिया, सर रॉड घूमेगा। किसी एंगल पे लगा दिया, तो ये देखो इस पे अगर थीटा एंगल है होता, यहाँ पे एफ के दो कंपोनेंट है ना, इधर वाला क्या हो गया एफ कॉस थीटा, और ये कौन सा हो गया साइन थीटा। जरा सोच के बताओ कौन सी रस्सी खींचने पे रॉड घूमेगी, कॉस वाले को कि साइन वाले को? साइन। हाँ साइन थीटा। बिल्कुल, साइन वाले को जब हम खींचेंगे तो घूमेगा, कॉस वाले को खींचने से नहीं घूमेगा। इसका मतलब फोर्स का कौन सा कंपोनेंट यूज हो रहा है घुमाने के लिए? साइन थीटा। जो लेंथ के परपेंडिकुलर, देखो इस रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है ना वही यूज हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आर है, तो आर वाली लाइन के जो परपेंडिकुलर होगा ना वही फोर्स का कंपोनेंट काम में आ रहा है इसको घुमाने के लिए। और याद ना, घुमाने के लिए ये जो डेवलप हो रहा है ना फोर्स की वजह से, जो रोटेट करा रहा है, इसी को हम टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क एक तरह से हो सकता है, कहते क्या है, टॉर्क जो है ना रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। मतलब बेसिकली इसको मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, फोर्स का मोमेंट होता है, या इसी को हम बोलते हैं रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। या सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है वही काम रोटेशनल मोशन में घुमाने के लिए टॉर्क करता है। वैसे क्लियर हुआ है चीज? यस सर। हाँ, तो इसके मतलब इसमें टॉर्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फोर्स का ये वाला कंपोनेंट बेकार है, ये वाला ही काम आ रहा है, साइन वाला है। अच्छा, जितना दूर फोर्स लगाओगे ना उतना आसानी से घूमता है, तो पता है। यस सर। इसका मतलब ये आर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको तो ये सब डायग्राम बना लो और लिख लो, 2-3 लाइन जल्दी लिखो, मैं बोल रहा हूँ। लिखो भाई। फोर्स के बारे में लिखो, लिखो इट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क के बारे में लिखो, इट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, इट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स means basically it is rotational effect of force, rotational effect of force. That means it has same significance in rotational motion, it has same significance in rotational motion, same significance in rotational motion as a force in translational motion, as a force in translational motion। मतलब जो रोल, जो सिग्निफिकेंस ट्रांसलेशनल मोशन का होता है, सॉरी ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स का होता है, वही सिग्निफिकेंस, वही इफेक्ट जो है रोटेशनल मोशन में टॉर्क का होता है। ठीक है भाई? यस सर। आगे बढ़े। आप सुनो तो लिखो, इसमें लिखो
यहाँ पे अगर देखा जाए तो टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये डायग्राम बना लिया ना, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आर होगा एंड प्रोपोर्शनल टू एफ साइन थीटा। तो यहां से आ जाता है टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। इसी को जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। याद रखना टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, आर क्रॉस एफ। इसकी यूनिट क्या होगी भाई, कोई बताएगा? व्हाट इज यूनिट ऑफ टॉर्क? न्यूटन मीटर। बिल्कुल सही बात है। आर हो गया मीटर में, फोर्स हो गया न्यूटन में, तो न्यूटन इंटू मीटर। लेकिन ध्यान रखना न्यूटन इंटू मीटर ना जूल भी होता था, याद है? यस सर। लेकिन गलती से भी इसकी यूनिट जूल मत लिख देना भाई। न्यूटन इंटू, वहां पे भी तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये एनर्जी थोड़ी है जो जूल लिख देंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। नहीं नहीं, न्यूटन इंटू मीटर वहां भी जूल लिखा गया था, याद है वर्क वाले में। यस देखिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? तो कभी भी गलती से इसको जूल मत लिख देना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट इक्वल टू जूल, तो चला कि टॉर्क को तुमने जूल में लिख दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है? अंशिका समझ में आई ये बात? यस सर। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो तो, स्कूल टाइप का, बिल्कुल एक लाइन का लिखो। मैं बोल रहा हूँ लिखो। अ फोर्स एफ लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एफ 2y कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, 2y कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, present at point A, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 2, -3, 1, 2, -3। ठीक है, तुम्हें बताना क्या, फाइंड टॉर्क डेवलप्ड बाय द फोर्स, फाइंड टॉर्क डेवलप्ड बाय द फोर्स, टॉर्क डेवलप्ड बाय द फोर्स अबाउट पॉइंट बी, अबाउट पॉइंट बी, बी के कोऑर्डिनेट है -1, 0, 2। बी पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कितना डेवलप होगा ये बताना है। चलो कोशिश करो तो जल्दी से। डेवलप के बाद क्या बोले? टॉर्क डेवलप्ड बाय द फोर्स अबाउट पॉइंट बी।
नमस्ते। मतलब ठीक नहीं है ना, कल तो नहीं लेकिन परसों शायद ठीक हो जाए। परसों तक ठीक है सर। अच्छा ठीक है सर, मैं कल भेजता हूँ टेस्ट सर। नहीं कल ही भेजता हूँ सर, कल भेजता हूँ। ठीक। हाँ मैंने दवाइयाँ मैं खा रहा हूँ, वायरल ही है। नहीं कराया तो नहीं है लेकिन फीवर हो। ठीक सर, ठीक ठीक सर, ठीक। हाँ भाई हो गया, क्या आ रहा है आंसर? सर 3i कैप माइनस 8j कैप माइनस 2k कैप। हाँ भाई बाकी जनता बताओ क्या आ रहा? तो 3i का माइनस 8j का माइनस 2k का। सेम आंसर है। हाँ सर। अंशिका हाँ सर, बोले तो 3i कैप माइनस 8j कैप माइनस 2k कैप माइनस के प्लस माइनस। क्या करा ये बताओ, चलो अच्छा बताओ करा क्या है? सर टॉट निकालना था ना, तो आर वेक्टर। पहले बताओ आर वेक्टर कैसे निकाले हो? सर वो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इंटू फोर्स वेक्टर है ना। आर वेक्टर जो है ना कैसे निकाले हो, मैं बस इतना बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। याद ना बी पॉइंट के अबाउट निकालना है ना, तो आर वेक्टर जो होगा तो बी ए वेक्टर होगा, और बी ए निकालना होगा तो ए में से बी को घटाते हैं। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ 5k कैप। तो टॉर्क इक्वल टू आ जाएगा आर क्रॉस एफ है, तो ऐसे बना लो आई कैप जे कैप के कैप प्लस माइनस प्लस 2 माइनस 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 माइनस 1। तो देख के आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई, इक्वल टू आई कैप कॉमन हो गया, 2 माइनस 2 हो गया प्लस 5 हो गया, फिर माइनस ऑफ जे कैप ये हो जाएगा -2 प्लस 10 प्लस के कैप हो जाएगा 2 माइनस 4। सॉल्व करने पे आ जाएगा 3i कैप माइनस ऑफ 8j कैप माइनस 2k कैप। क्या किया था भाई तुम लोगों ने? सर यही किया था। तो यही आया आंसर, हाँ यस सर। सर। यही आ रहा है ना? यस सर। बस ठीक है फिर। वैश्विक सॉरी चिराग, चिराग क्या है आंसर? अच्छा सुनो, एक ना छोटे से बात करनी थी, तुम लोगों से बताना था। किसी किसी दिन ना सर्वर माधव स्टार्ट नहीं कर पाते, इस चक्कर में ना हमारा टाइम बर्बाद, आज भी हमारा आधा घंटा बर्बाद हुआ है। तो एक काम करूंगा मैं ना एक मेरा पर्सनल आईडी भी तो है ना, ठीक है? तो जिस दिन नहीं होगा स्टार्ट उस दिन ना मैं पर्सनल आईडी उसमें डाल दिया करूंगा, क्या बोलते हैं, ग्रुप में, तो तुम लोग उससे ज्वाइन कर लिया करना, ठीक है अंशिका चिराग? ठीक है सर। उससे ना यस सर। जल्दी, हाँ जल्दी हो जाया करेगा, क्योंकि आज भी हमारा टाइम बर्बाद हुआ है ना, बाहर वाले घर में खाने को बुला रहे हैं। ठीक है? क्या सर?
उससे क्या होगा ना कि हमारा टाइम का लॉस नहीं होगा, आधा घंटा हमारा शुरू में ही बर्बाद हो गया था। नहीं सर, आपने पहले क्या बोला सर? मैं ये कह रहा हूँ शुभांगी कि जिस दिन सर टाइम से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, मान लो भूल गए ना, 8:03-4 तक वेट करेंगे, ठीक है? नहीं तो मैं पर्सनल आईडी जो मेरा होगा मैं डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है? उससे ज्वाइन कर लिया करना तुम लोग, जिससे क्लास का टाइम बर्बाद ना हो, ओके सर। ठीक है ना? अच्छा सुनो, इस टाइम को हम थोड़ा और पहले कर सकते हैं क्या? 7:30 सर 7:30 मेरा क्लास ओवर हो जाता है। खत्म हो जाता है ना, मैं वही कर रहा हूँ 7:30। हाँ बट सर बिल्कुल ब्रेक नहीं रहेगा तो बहुत। अरे 5 मिनट ले लेना, 7:45 कर ले, ठीक है सर। क्योंकि मेरे यहाँ ना घर में ना डिनर लोग ना 9:15 9:30 करते हैं ना, तो उस टाइम में मम्मी बुलाने लगते हैं, और मम्मी थोड़ी मेरी हाँ पुरानी सर है। तो फिर 7:30 कर लेते हैं, ठीक। हाँ थोड़ा सही रहता है, ठीक है वैश्विक? यस सर। तो 7:30 तक 9 बजे तक चलेगी ना फिर क्लास? नहीं नहीं, फिर 9 9:15 तक करेंगे हम, ठीक है सर। थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए यार हमें, हमारा पीछे छूट रहा है, ठीक है? यस सर। तो वही करते हैं हम, 7:30 से ना 9:15 तक या 9:30 तक खींच लिया करेंगे, ठीक है? यस। तो यही करते हैं, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऐसा ना मैं देख रहा हूँ कि आज भी थोड़ा सा, और वही करेंगे जिस दिन सब टाइम से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे ना, तो उस दिन ना मैं अपनी आईडी डाल दिया करूंगा, तो लोग उससे ज्वाइन कर लिया करना, राइट? ठीक है, हाँ सर। चलो फिर आज तो अभी जा रहा हूँ मैं।